हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की हमारी ये जो क्लास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसमें कि हम लोग पूरे वीक के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, स्पेशली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, राइट। सो हमारा जो इनिशिएटिव है सर्वाधार, जो कि सिविल स्टेप आईएएस ने चलाया है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिसमें प्रीलिम्स पर फोकस्ड किया जाता है। कंप्लीटली सब्जेक्ट वाइज डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर मिलते हैं, रेगुलर आपको क्लासेस मिल रहे होंगे, राइट। सो यहाँ पर हम लोग अपनी क्लास आज शुरू कर लेते हैं। और उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं आपके साथ, इसके जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट सोर्स से हमने इनको कलेक्ट किया है, जैसे कि द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, पीआरएस, योजना, कुरुक्षेत्र, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, पीआईबी। ये हमारे जो सोर्स हैं जिनसे हमने कि यहाँ पर करंट अफेयर्स को लिया है, उठाया है, ठीक है। सो आज का हम फर्स्ट अपना इशू देख लेते हैं, पहला मुद्दा देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर देखिए, हमारा आज का जो फर्स्ट न्यूज है वो है व्हाट इज वैले फीवर, यानी कि वैले फीवर क्या है। ये प्रीलिम्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, और अगर हम ज़्यादा इसके स्पेसिफिक में जाएंगे, सो ये आपके बायोटेक, बायोलॉजी, जनरल साइंस में भी आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। एंड जब जनरल साइंस की बात करेंगे, सो यहाँ पर ये बायो वाले पोर्शन में आपका आएगा, राइट। बायोलॉजी वाले पोर्शन में ये आपका यहाँ पर आएगा वैले फीवर। सो क्या है वैले फीवर, जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो न्यूज है ये इंडिया टुडे की न्यूज है, पहली बात। दूसरी चीज, कैलिफोर्निया ड्रॉट बूस्ट डेंजरस एयरबॉर्न फंगस वैले फीवर टू पीक, यानी कि कैलिफोर्निया में ये बूस्ट हुआ है, जो वैले फीवर है, बहुत ज्यादा आउटब्रेक हुआ है इसका। और ये एक एयरबॉर्न फंगस से होने वाला रोग है, राइट, फीवर है। वैले फीवर केसेस हैव सर्ज्ड dramatically in the recent years and tripling between 2014 to 2018, राइट। 2014 से 2018 के बीच में ये ट्रिपल हो गए, इतने ज़्यादा बड़े हैं। एंड फिर अगर 18 से 22 की बात करें, सो दोबारा से फिर उनको बहुत ज़्यादा इनमें बूस्ट आया है। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि न्यूज़ तो ये बता रहा है कि 2014 में ये फर्स्टली आया था, उसके बाद 18 तक ट्रिपल हो गया, देन 22 तक, यानी कि 22 तक, बट अभी क्यों चर्चा में है ये जान लेते हैं। सो वैले फीवर, अ फंगल डिसीज एंडेमिक टू द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में आता है, प्रीलिम्स में आता है, यूपीएससी में, आईएएस में, कि वैले फीवर क्या है, क्या ये बैक्टीरियल डिसीज है, क्या भी ये एक वायरल डिसीज है, क्या ये एक फंगल डिसीज है, तो बिल्कुल ये एक फंगल डिसीज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसी तरीके के स्टेटमेंट्स आपके बनते हैं, राइट, इसी तरीके के स्टेटमेंट्स बनते हैं प्री में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो जो वैले फीवर है ये एक कैसा रोग है, ये एक फंगल रोग है, राइट, ये एक फंगल डिसीज है, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरीके के, जब किसी बीमारी के बारे में पूछा जाता है तो। दूसरी चीज, एंडेमिक टू द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स इज सीइंग अ सिग्निफिकेंट राइज इन केसेस अक्रॉस द कैलिफोर्निया, यानी कि जो वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स है, राइट, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, पश्चिमी नॉर्थ अमेरिका में, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, स्पेशली कैलिफोर्निया में। सो आपको इससे एक चीज़ और मिलती है कि कैलिफोर्निया अमेरिका के किस साइड में है। अगर सेम चीज़ आ जाए कि न्यूयॉर्क किस साइड में है ना। सो ये बहुत फेमस सिटी है, राइट, बहुत ही फेमस शहर है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो न्यूयॉर्क किस साइड में है, कैलिफोर्निया के साइड में, यहाँ से आपको ये पता चल रहा है जो न्यूयॉर्क है वो इसके ईस्टर्न साइड में पड़ता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके ईस्टर्न साइड में है न्यूयॉर्क, है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं। एंड सीइंग, न्यूयॉर्क इतना फेमस है कि कई बार तो ऐसे लगता है कि ये शायद कैपिटल है अमेरिका की, है ना, बट आपको पता है न्यूयॉर्क अमेरिका की कैपिटल नहीं है। आगे देख लेते हैं। सीइंग अ सिग्निफिकेंट राइज इन केस अक्रॉस कैलिफोर्निया एंड प्रॉम्प्टिंग कंसर्न अमंग हेल्थ ऑफिशियल्स एंड रिसर्चर्स, और इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न फैल गया है इस वैले फीवर को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके केसेस बढ़ रहे हैं। और दोबारा से ये देखने को मिला है कहाँ पर, कैलिफोर्निया में, जो कि पश्चिमी अमेरिका का एक शहर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैलिफोर्निया वैले फीवर के बारे में कि ये है क्या। जैसा कि हमने अभी देखा, ये एक फंगल डिसीज है, ये हमें पता चल गया है कि कवक से फैलने वाला रोग है जो वैले फीवर है, राइट। वैले फीवर ऑल्सो कॉल्ड, इसको कोकोडियोडोमोइकोसिस भी कहा जाता है। और कोकोडियोडोमोइकोसिस
फंगल नामक से जो फंगस होता है, कवक होता है, उसी के द्वारा ये फीवर फैलता है जो वैले फीवर है। इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द फंगस कोकोडियोसिस, राइट, इसी के द्वारा ये फैलता है। सो अगर कभी आ जाए इसके कवक का नाम पूछने के लिए, फंगस का नाम पूछने के लिए, सो इसका जो फंगस है उसका नाम है कोकोडियोडिस, राइट, ये नाम है फंगस कोकोडियोडिस। इस नामक कवक से ये रोग जो है वैले फीवर ये फैलता है। एक चीज क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो क्या होता है प्रीलिम्स में कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक से, इवन कई बार कुछ स्टेट्स में केवल ओनली वर्ड आ जाता है, कुछ स्टेटमेंट्स तो केवल हमारे ओनली शब्द जब आता है ना, ये इसी से गलत हो जाते हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ना होता है, इसलिए जब भी कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो बिल्कुल क्लियरली पढ़ो और रिवीजन करो कंटिन्यू। आपको पीडीएफ भी मिलती होगी इस क्लास की, तो आपको कंटिन्यू रिवीजन करना है, क्लास को अच्छे से देखना है, प्रॉपरली चेक करना है, राइट। आगे देख लेते हैं। The fungus lives in soil in same areas including the southwestern United States and south central Washington as well as in parts of Mexico as well as Central and South America। यानी कि ये जो फंगस है जिसका नाम है फंगस कोकोडियोडिस, ये जो फंगस है ये मृदा में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये और भी एरियाज में पाया जाता है वेस्टर्न अमेरिका की अपेक्षा, जैसे कि साउथ वेस्टर्न अमेरिका में भी पाया जाता है, राइट। एंड ये साउथ सेंट्रल वॉशिंगटन में भी पाया जाता है, साउथ सेंट्रल वॉशिंगटन में भी पाया जाता है, और ये कुछ पार्ट्स में मैक्सिको के भी कुछ पार्ट्स में पाया जाता है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है ना। यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसके भी कुछ भागों में पाया जाता है, मध्य अमेरिका जिसको लैटिन अमेरिका बोला जाता है, जहाँ पर मैक्सिको वगैरह पड़ता है, यहाँ पर भी पाया जाता है। तो देखिए इसका जो विस्तार है वो कितना ज़्यादा है, नॉर्थ अमेरिका से लेकर के साउथ अमेरिका तक इसका विस्तार है जगह जगह पर, क्लियर। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको जब हम उसको पढ़ रहे हैं, देखो जब आप बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो उसमें जो भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठने वाले हैं 2025 में, जिन्होंने पेपर देखा होगा, ये जो 24 में बैठे होंगे उनको ये चीज़ भली भांति पता है, बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर होता है आईएएस का, है ना, यूपीएससी के आईएएस का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर होता है, वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं होता है जो कि केवल एक ही प्रकार की न्यूज से या एक ही चीज से मिलकर के बना हुआ हो। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने एस्पेक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने डायमेंशंस को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, क्लियर। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब हम यहाँ देखेंगे इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। सो पीपल एंड एनिमल कैन गेट वैले फीवर बाय ब्रीदिंग इन स्पोर्स जनरली फ्रॉम डस्ट और डिस्टर्ब्ड सॉइल इन एरियाज वेयर द फंगस इज फाउंड। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ये फैलता कैसे है, कैसे फैलता है, ये ट्रांसमिशन कैसे होती है या फैलता कैसे है। सो पीपल और एनिमल कैन गेट वैली फीवर। ये जो बुखार है, वैली फीवर, ये जो बीमारी है, इसको जानवर और लोग सांस लेने के द्वारा, ऐसी जगह पर अगर लोग रहते हैं, सांस लेते हैं जहां पर ये जो फंगस है वो पाया जाता है, वहां से ये सांस लेने के द्वारा फैल सकता है, क्योंकि ये एयरबॉर्न डिसीज है, हवा में होता है, राइट। सो हवा के, और हम सांस लेते हैं, इस वजह से ये हमारे लंग्स में चला जाता है। आगे देख लेते हैं। मोस्ट पीपल हु ब्रीद इन स्पोर्स डू नॉट गेट सिक बट सम पीपल डेवलप्स माइल्ड एंड सीवियर फॉर्म्स ऑफ द डिसीज। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को ये अटैक करता है, जो फंगस है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता है, जो इससे बीमार नहीं होते, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एंड वैले फीवर डज नॉट जनरली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। और फ्रॉम एनिमल टू पीपल, और ना ही ये जंतु, यानी कि ये डू नॉट स्प्रेड, राइट। ये आप यहां पर ये चीज ध्यान रखिए कि डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पीपल टू पीपल, एंड ऑल्सो ना ही ये एनिमल टू पीपल स्प्रेड होता है। ये चीज दोनों ध्यान रखनी है आपको। फिर कैसे स्प्रेड होता है, ये सांस लेने के द्वारा स्प्रेड होता है, विद अ रेयर एक्सेप्शन ड्यू टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स और वाउंड कॉन्टैक्ट, राइट। और बहुत रेयर
बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम मात्रा में ऐसा होता है कि कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वजह से भी ये हो सकता है, और बाउंड कांटेक्ट या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कटा फटा होता है, घाव होता है, उसकी वजह से कांटेक्ट में आने से हो जाता है। बट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर एक पर्सन को वैले फीवर है तो उसके द्वारा दूसरे पर्सन को हो जाएगा, या फिर किसी एनिमल को, कोई जानवर उससे संक्रमित हो गया है इस बुखार से, वैले फीवर से, तो उसके द्वारा कोई मनुष्य प्रभावित हो सकता है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। क्लियर? आगे देख लेते हैं। देखो ये जो है कि ये फंगल डिसीज होती है, वायरल डिसीज होती है, बैक्टीरियल डिसीज होती है, या फिर ये इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्या पीपल टू पीपल होता है, एनिमल टू पीपल होता है, एनिमल टू एनिमल होता है, पीपल टू एनिमल होता है, इस तरीके की चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। मैं एक चीज बता रही हूँ आपको, जब भी आप लोग ये क्लास कर रहे होंगे तो मैं इतना मान करके चल रही हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्होंने अभी तक तो शायद एनालिसिस कर लिया होगा पेपर्स का, क्वेश्चन पेपर जरूर देखे होंगे। देखो सिलेबस देखना, सिलेबस को समझना, सिलेबस हमें बिल्कुल थॉरली याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए प्रीलिम्स मेंस का दोनों का सिलेबस, अगर आप सीरियस सिंसियर यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो। अदरवाइज टाइम और पैसा वेस्ट करने का तो फिर कोई भी कर सकता है। ठीक है, एक बात ये हुई। दूसरी चीज, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो पुराने हैं वो तो मैं मान के चल रही हूँ कि उन्होंने तो पेपर एनालिसिस किए ही होंगे और हर साल के किए होंगे, एक से ज्यादा बार किए होंगे। आप एक से ज्यादा बार क्वेश्चन और सिलेबस पढ़ करके देखो, आपको हर बार कुछ नई चीजें वहां पर मिलेंगी, आपकी जो समझ होगी उस क्वेश्चन को लेके, उस प्रश्न को लेके और अपने सिलेबस को लेकर के, हर प्रकार हर तरीके से अलग समझ होगी हर बारी, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है, बहुत फोकस्ड होके ये बोला जाता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट होने की जिम्मेदारी सबसे पहली, सबसे बड़ी ये होती है कि आप अपना सिलेबस देखें, क्वेश्चन पेपर देखें, ताकि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है और जो चीज़ आपको पढ़नी है उसको किस ट्रैक पर लेकर के जाना है, और जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, आप तभी समझ पाओगे, अदरवाइज कैसे समझ पाओगे आप लोग। ठीक है, सो अपनी इन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं, अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स क्या हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वैले फीवर डजंट कॉज सिम्टम्स और सिम्टम्स गो अवे ऑन देयर ओन। बहुत बार ऐसा होता है, मोस्टली टाइम में जो वैले फीवर है इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं, और अगर हो भी जाते हैं तो वो खुद ब खुद चले जाते हैं, राइट। रेयरली यू कैन हैव ऑन गोइंग लंग्स इश्यू और सीरियस इलनेस, और बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है कि कोई लंग्स इश्यू होने लग जाता है या फिर कोई सीरियस या गंभीर बीमारी आपको होना शुरू हो जाती है, राइट। कोई गंभीर बीमारी होना शुरू हो जाती है, ये बहुत रेयरली केस में होता है। आगे देख लेते हैं हम इसको। एंड ओनली अबाउट 1% ऑफ दोज हु आर सिम्टोमेटिक गो ऑन टू डेवलप सीवियर डिसीज। और जिनको भी सिम्टम्स आते हैं उनमें से केवल 1% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि सीवियर स्टेज में पहुंचते हैं, जिनको कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, राइट। एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसमें, ये जान लेते हैं कौन से कॉम्प्लिकेशंस इसमें सीरियस हैं जो कि शामिल हैं। सबसे पहला होता है आपका निमोनिया, तो इसमें निमोनिया भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये लंग्स से, फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी है ना। सो जब निमोनिया होता है तो आपको पता है उसमें भी फेफड़े ही आपके प्रभावित होते हैं, उसमें भी आपके लंग्स प्रभावित होते हैं, राइट। उसमें भी आपके लंग्स ही प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार से वैले फीवर में भी आपके लंग्स प्रभावित होते हैं। एंड इसमें क्या होता है, फ्लूइड और पस इन योर लंग्स। जब निमोनिया होता है तो आपको पता है आपके लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाता है, पस जमा हो जाता है, इसीलिए उस समय पर बहुत, इवन जब छोटे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या फिर किसी बड़े को भी होता है ना, तो सांस लेने में बहुत परेशानी होती है, और ये कई बार इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि डेथ भी हो जाती है, राइट। क्योंकि जब आप सांस नहीं ले पाओगे, जब आपके लंग्स काम करना बंद कर देंगे, तो फिर लाइफ कैसे होगी, कैसे कंटिन्यू होगी। एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और इसकी वजह से ARDS हो जाता है। ARDS क्या है? ARDS होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सो इसका मतलब क्या है, जो वैले फीवर होता है इससे कुछ एक्यूट यानी कि कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, जिनमें से एक निमोनिया शामिल है। निमोनिया कई तरीके का होता है, बहुत बार बहुत लाइट निमोनिया होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब सर्दी जुकाम होता है, जब हम सांस लेते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे लंग्स में फ्लूइड्स या पस जमा होना शुरू हो जाता है। बट इसमें जो निमोनिया होता है बहुत सीवियर निमोनिया होता है, राइट, बहुत गंभीर टाइप का निमोनिया होता है। ये एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, ARDS नामक सिंड्रोम हो जाता है, जो कि एक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, जो होता है ड्यू टू वैले फीवर। क्लियर?
यहाँ पे आप देख लीजिए, रप्चर्ड पॉकेट ऑफ फ्लूइड और एयर इन योर लंग्स, यानी कि आपके लंग्स में हवा बनना शुरू हो जाती है, एंड डिसीज स्प्रेड्स आउटसाइड ऑफ योर लंग्स। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, फिर आपके लंग्स के बाहर भी ये बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, एंड व्हेन कोक्योडोमाइकोसिस स्प्रेड्स टू योर ब्रेन, you can develop the coccidioid and the meningitis, a life threatening condition। जब ये लंग्स से बाहर फैलना शुरू हो जाती है, जब इतना गंभीर हो जाती है, तो ये आपके ब्रेन को अटैक करती है, और जब ये ब्रेन को अटैक करती है तो यहाँ पर ये एक चीज डेवलप करती है जिसको बोला जाता है कोक्योडेल एंड मेनिगिटिस। और ये जो बीमारी होती है ये लाइफ थ्रेटेंड होती है, जीवन के लिए बहुत गंभीर होती है, इसमें जान भी जा सकती है। क्लियर। अब इसके ट्रीटमेंट की बात देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट इसका है या नहीं। सो माइल्ड केस ऑफ वैली फीवर यूजुअली रिजॉल्व ऑन देयर ओन। अगर मान लो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत माइल्ड फीवर है, जब वैली फीवर किसी को डिटेक्ट होता है तो क्या होता है कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बट इन मोर सीवियर केसेस, जब केस ज़्यादा सीवियर होता है तो डॉक्टर्स ट्रीट द इन्फेक्शन विद एंटी फंगल मेडिसिन्स। सो उस समय पर डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं जिसके थ्रू ये बीमारी को क्योर करते हैं। एंटी फंगल मेडिसिन क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बुखार है वैली फीवर, ये एक फंगल डिसीज है, कवक के द्वारा फैलने वाला रोग है। और ये कवक कौन सा है, कोक्योडियो से ये रोग है, जो कवक है वो है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ना मैप देख लेते हैं। देखो, यूपीएससी में किसी एक चीज में आपको रहना नहीं है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो दूसरे से कनेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पर ये मैप डालने का उद्देश्य साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में यही है, चूंकि हमने यहाँ पर लोकेशंस को भी पढ़ा है, जैसे कि हमने सेंट्रल अमेरिका के बारे में पढ़ा, मैक्सिको के बारे में पढ़ा, कैलिफोर्निया देखा, वेस्टर्न अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ईस्टर्न अमेरिका, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी वर्ल्ड मैपिंग भी होती चली जाएगी। जब कोई इंडिया की न्यूज़ होगी तो इंडियन मैपिंग भी होती चली जाएगी। सो जब आप पढ़ रहे हो तो हर सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हो ना, तो कोशिश करो उसको कि अगर कहीं और सब्जेक्ट से रिलेट हो पा रहा है तो उसको करो, और नोट्स भी वैसे ही बनाओ, है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप देखेंगे ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इसका मतलब क्या हुआ कि कैलिफोर्निया आपके कहाँ पर है, यहीं पर ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड में कैलिफोर्निया है, राइट। दूसरी चीज हमने क्या देखा था, यहाँ पर मैक्सिको के बारे में देखा था। मैक्सिको कहाँ पड़ता है, सेंट्रल अमेरिका में आपका मैक्सिको पड़ता है, ये है आपका मैक्सिको, राइट। अब यहाँ पर एक चीज और देख लो आप लोग, वो क्या है देखना यहाँ पर, वो ये है, ये क्या है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैक्सिको के बीचों बीच से जाती है, बहुत बार देशों के नाम दे देता है। और क्यूबा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कहाँ पड़ता है, साउथ में, क्यूबा, जमैका, बेलिजे, अगर मान लो कभी आ जाता है। और देखिए ये है होंडुरास एंड निकारागुआ। बहुत बार हो सकता है बहुत फेमस फेमस आपसे देशों के बारे में ना पूछे और आपसे पूछ ले क्यूबा, जमैका, होंडुरास और निकारागुआ को आपको नॉर्थ से साउथ में सीक्वेंस में लगाना है। सो सबसे पहले आएगा क्यूबा, देन जमैका, उसके बाद आएगा होंडुरास, उसके बाद आएगा निकारागुआ। ये आपके नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है। दूसरी चीज, ये कहाँ पड़ते हैं देश, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के नीचे पड़ते हैं, नॉर्थ में पड़ते हैं। मैक्सिको कर्क रेखा के बीच से गुजरती है, राइट। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे फंगस क्या होती है, यानी कि फंजाई क्या होता है। सो फंजाई अलोंग विद एनिमिलिया यानी कि एनिमल्स, प्लांटे एंड प्रोटिस्टा, आर्किबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, यूकोबैक्टीरिया एंड फ्रॉम 6 किंगडम्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि ये जीव विज्ञान के 6 किंगडम्स, 6 राज्य बनाता है जो फंजाई होता है। कौन से, एक हो गया आपका एनिमिलिया, दूसरा हो गया आपका प्लांटे, तीसरा हो गया प्रोटिस्टा, चौथा हो गया आर्किया या आर्किबैक्टीरिया, एंड एक हो गया यहाँ पर बैक्टीरिया, और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया यू बैक्टीरिया, राइट। तो 6 आपके किंगडम्स ये बनाता है बायोलॉजी के। एंड फंजाई इंक्लूड्स द यीस्ट। फंजाई में क्या क्या शामिल होता है, जैसे कि यीस्ट शामिल होता है, रस्ट, स्मट्स एंड माइल्ड्यूस, मोल्ड्स एंड द मशरूम्स, ये शामिल होते हैं आपके कवक में। दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात, ये जो है ये यूकैरियोट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार जनरल साइंस में, बायोलॉजी में इसी तरीके के सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको दोबारा कहीं पर पढ़ने को मिल जाएं, ठीक है। एंड देयर शैल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियाई, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें
मेम्ब्रेन बाउंड शेल ऑर्गेनल होता है, राइट। दूसरी चीज, फंजाई यूजुअली रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली और असेक्सुअली। ये जो होते हैं ये दोनों तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं। सेक्सुअली भी होता है ना, और असेक्सुअली भी होता है, राइट। एंड फंजाई आर द ईदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, यानी कि ये पृथ्वी पर रहने वाले भी, स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं, दोनों तरीके के कवक होते हैं। द लेटर लिविंग इन फ्रेश वाटर मरीन एनवायरमेंट्स एंड दे आर फाउंड इन ऑल टेम्परेट एंड द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर टू एनेबल दैम टू ग्रो। यानी कि जहां पर सफिशिएंट मॉइस्चर होता है इनको ग्रो करने के लिए, ये वर्ल्ड के हर उस पार्ट में पाए जाते हैं। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे हम लोग देख लेते हैं इनके लिए मॉइस्चर क्यों जरूरी होता है। इनके लिए, इनको पनपने के लिए मॉइस्चर ही जरूरी होता है, कवक को पनपने के लिए। सूखे में नहीं पनपते हैं कवक। अच्छा, इसके लिए आप बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे अचार होता है, ठीक है। अचार में, अचार को अच्छे से, किसी भी, जैसे आम का अचार आप डालते हो, बहुत अच्छे से सुखा के, बिल्कुल पानी नहीं बचता है उसमें, तब उसमें तेल मसाले ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, और जब उसको निकालते हैं तो क्या बोला जाता है, दूर से निकालना है। किसी ऐसी चीज़ से नहीं निकालना है जो कि गीली हो, जिसमें थोड़ा भी पानी हो। अगर कभी ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि आसपास वाइट या ब्लैक कलर का फंगस लगना शुरू हो जाता है ना। सो ये पानी, इसके लिए पानी जरूरी होता है, मॉइस्चर जरूरी होता है। और फिर अगर बिल्कुल भी नहीं होगा ना, एक बार फंगस आ गया, फिर वो इतना ज्यादा पानी प्रोड्यूस करता रहता है वहां पर, और बहुत ज्यादा फंगस, जितना फंगस बढ़ेगा उतना पानी बढ़ेगा, है ना। आगे देख लेते हैं, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये है कवक, इस तरीके से ग्रो करता है, और इसके लिए मॉइस्चर होना जरूरी होता है, राइट। मॉइस्चर होना इसके लिए जरूरी होता है। आगे देख लेते हैं, अब हम इससे रिलेटेड एक सवाल देख लेते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वैले फीवर। दो स्टेटमेंट है, क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट का हमको यहाँ पर चुनाव करना है। देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, वैले फीवर ऑल्सो कॉल्ड कोक्योडोमाइकोसिस इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द फंगस कोक्योडियोसिस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पढ़ा था हमने पीछे। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पीपल एंड एनिमल कैन गेट वैली फीवर बाय ब्रीथिंग इन स्पोर्स जनरली फ्रॉम डस्ट और डिस्टर्ब्ड सॉइल इन एरिया वेयर फंगस इज फाउंड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, सी। आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, आंसर है सी। ओके, सो आज की हमारी जो दूसरी न्यूज है वो क्या है, वो है व्हाट इज द BPALM रिजिम। देख लेते हैं क्या है। अगेन साइंस प्रीलिम्स की बायो एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये हमारा सवाल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज है, क्या न्यूज है वो जान लेते हैं। गवर्नमेंट्स नोट टू 6 months थेरेपी फॉर ड्रग रेजिस्टेंस TB, यानी कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने 6 months थेरेपी चलाया है उनके लिए जो ट्यूबरक्लोसिस TB के पेशेंट हैं और उनको ड्रग रेजिस्टेंस हो चुका है। आपको पता है ये कंडीशन होती है जो TB के पेशेंट होते हैं उनमें, कि जब ज़्यादा दवा लेते रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो दवाएं खाते हैं और ये अलग अलग तरीके की जो दवाएं खाते हैं उससे ड्रग रेजिस्टेंस की समस्या होना शुरू हो जाती है, यानी कि दवाओं का असर खत्म होना शुरू हो जाता है। और ये नॉर्मल कंडीशन में भी बोला जाता है कि कभी भी आपको खुद से बहुत ज़्यादा, चाहे तो वो एंटीबायोटिक्स, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, है ना। उससे आपकी बॉडी में फिर उन दवाओं के लिए रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, और अगर फिर ज़रूरत भी पड़ती है, आवश्यकता भी पड़ती है, वो दवाएं कारगर नहीं होती हैं हमारे शरीर के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, न्यूज़ क्या है। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड BPALM regimen to treat multi-drug resistance tuberculosis under the नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी कि ये प्रोग्राम है नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन प्रोग्राम है। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रोग्राम चलाया है, एक रिजीम चलाया है जिसका नाम है BPALM रेजिमेन। और ये किसको ट्रीट करता है, ये ट्रीट करता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में ये समस्या पैदा हो जाती है। एंड दिस न्यू अप्रोच फीचरिंग प्रीटोमनाइड एंड बेडाक्विलिन एंड द लिनेजोलिड एम्स टू क्योर MDR, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB इन 6 months। और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो प्रॉब्लम होता है उसको 6 months में क्योर कर देगा। कौन सी दवाओं के लिए, एक ये दवा होती है प्रीटोमनाइड, दूसरी होती है बेडाक्विलिन, है ना।
ये जो मेडिसिन्स हैं इनके प्रति जो रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है उनको ये खत्म करेगा, जिसका नाम है BPALM रेजिमेन, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये चलाया है, भारत सरकार का ये प्रोग्राम है। और किसके अंतर्गत ये चलाया है? ये चला नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए। आगे देख लेते हैं हम इसको। यहाँ पर देखिए अगेन ये भी हमारे फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है ना। आगे यहाँ पर हम देखते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट में क्यों है, चर्चा में क्यों है? अभी क्या हुआ है कि द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द BPALM रेजिमेन टू ट्रीट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस अंडर द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। यानी कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी ये इंट्रोड्यूस किया है BPALM रेजिमेन। और किसके लिए किया है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि MD, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पेशेंट के लिए, जो कि टीबी के पेशेंट होते हैं। और ये किस प्रोग्राम के तहत किया है? नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत इसको चलाया है। केवल 6 मंथ में, 6 मंथ में क्या होगा, ये इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर देगा, राइट। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो प्रॉब्लम है इसको ये ट्रीट कर देगा 6 मंथ्स में। देख लेते हैं इसके बारे में BPALM क्या है। BPALM क्या है? सो इट इज अ ट्रीटमेंट रेजिमेन अगेंस्ट द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, MDR TB इसको बोला जाता है शॉर्ट में। MDR और TB ये होता है शॉर्ट में। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को क्योर करने के लिए एक इंट्रोड्यूस किया है इनिशिएटिव, जिसका नाम है BPALM रेजिम। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया है। किस प्रोग्राम के तहत किया है? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत किया है, ठीक है। आगे और कितने मंथ के लिए ये होगा? 6 मंथ्स में एक ट्रीट कर देगा, क्योर कर देगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अंडर द नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि हम इसके कॉन्टेक्स्ट में भी देख चुके हैं। आगे देख लेते हैं। देखो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हो सकता है आप लोगों को अभी ये इजी लगे क्योंकि लगातार पढ़ने को मिल रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते और याद नहीं आता ना, तो कई बार हम लोग तारे गिन रहे होते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए सिचुएशन ना बने, उस अभी समय है प्रीलिम्स में, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमको क्लियरली और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्वालिटेटिव मटेरियल को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि यूपीएससी में एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे पास पढ़ने के लिए इतना सारा मटेरियल होता है और बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कि उनको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। सो ये भी एक आर्ट होती है कि हमें ये टाइम से पता चल जाए, नहीं तो फिर क्या होता है ना, जब समय निकल जाता है तब पता चलता है। पहले ही जान लो ये चीज़ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है यूपीएससी में, ये गलती मत करिएगा आप लोग, राइट। कंपोजिशन इसके देख लेते हैं क्या है। सो द रेजिमेन कंबाइंड 4 ड्रग्स, इसमें 4 ड्रग्स को शामिल किया गया है। पहली कौन सी है? बेडाक्विलिन। दूसरी कौन सी है? प्रीटोमेनेट, राइट। एंड यहाँ पर थर्ड कौन सी है? लिनेजोलिड। और फोर्थ ऑपरेशनली मॉक्सीफ्लोकिन। ये 4 ड्रग्स को शामिल किया है इसमें, जो आपका है BPALM, राइट। अब देखो बी से क्या हो गया? बेडाक्विलिन। एंड पी से क्या हो गया? प्रीटोमेनेट, राइट। और ए से क्या यहाँ पर आप देखेंगे, एंड यहाँ पर देखेंगे लिनोजोलिड। और उसके बाद ऑपरेशनली मॉक्सीफ्लोकिन, ये यहाँ पर हो गया। दिस रेजिमेन इंक्लूड्स अ न्यू एंटी-TB ड्रग कॉल्ड Pretomet, and which are earlier approved and licensed for use in India by Central Drug Standard Control Organization. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, CDCSO। ये क्या करता है? जब भी कोई न्यू मेडिसिन लॉन्च होती है या फिर उसके जब सैंपल्स लिए टेस्ट किए जाते हैं, तो ये परमिशन देता है कि ये दवा फाइनल है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बारे में भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसके बारे में कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसकी प्रभावकारिता क्या है ना। इसकी प्रभावकारिता क्या है वो जान लेते हैं। इसकी प्रभावकारिता के बारे में जान लेते हैं। सो द BPALM regime is a safer and more effective treatment upon compared to traditional MDR TB ट्रीटमेंट्स। यानी कि जो MDR TB ट्रीटमेंट्स होता है उसकी अपेक्षा जो BPALM, ये जो नया रेजिमेन इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी रखता है, प्रभावकारिता रखता है, जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट था MDR TB के लिए उसकी अपेक्षा। क्लियर। दूसरी चीज़, इट इज़ एन ऑल ओवर ओरल रेजिमेन, यानी कि ये ऑल ओरल रेजिमेंस है, कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मेडिसिन खाई जाएंगी, ओरल है, ओरली ये लिया जाएगा विद लो overall pills burden which make it
पेशेंट फ्रेंडली, और इसको बहुत पेशेंट फ्रेंडली बनाया गया है क्योंकि कम दवा खाई जाएगी, ओरली है, दवाएं मेडिसिन ली जाएंगी, कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, बॉडी में कोई फ्लूइड नहीं दिया जाएगा, राइट। एंड इट कैन क्योर ड्रग रेजिस्टेंस, और ये ड्रग रेजिस्टेंस को क्योर कर सकता है टीबी इन जस्ट 6 मंथ्स। कितने मंथ में? केवल 6 मंथ्स में, कंपेयर टू द प्रीवियस ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ऑफ 20 मंथ्स। लेकिन जो प्रीवियस ट्रीटमेंट था, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट था, वो 20 महीने के लिए होता था, बट ये जो ट्रीटमेंट है ये केवल 6 महीने में प्रभावकारी होगा एंड इज एसोसिएटेड विथ फ्यूअर साइड इफेक्ट्स। और ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी थे, लेकिन जो 20 महीने तक चलता रहता था, है ना, एक लंबे समय तक दवा खाते रहते हैं, तो फिर वो दवा भी तो रेजिस्टेंस कर सकती है हमारी बॉडी में, ये भी तो सोचने वाली बात है, ये भी तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट। आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंतर्गत जो BPALM प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। देख लेते हैं ये क्या है। इट इज एन पब्लिक health initiative of government of India that organize the country's tuberculosis elimination efforts। यानी कि भारत सरकार का ये एक पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव था, है ना, भारत सरकार का पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव था, जिसमें कि रिकॉग्नाइज किया गया था कंट्री, भारत में, हमारे देश में जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट थे उनके लिए टीबी को खत्म करने के प्रयास को बढ़ावा दिया गया था, उन पेशेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया ताकि उनको एलिमिनेट किया जा सके, उनकी बीमारी को खत्म किया जा सके, उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके, है ना। भारत सरकार अपने स्तर पर बहुत सस्ता ट्रीटमेंट देती है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के लिए। ये इस प्रोग्राम के तहत जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, राइट, and it has set an ambitious goal for eradicating by the 2025। दूसरी चीज, ये जो प्रोग्राम है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसका जो उद्देश्य था, जो टारगेट सेट किया गया था कि कब तक टीबी को इरेडिकेट करना है भारत से, वो था बाय 2025, यानी कि 2025 तक। तो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सीधा स्टेटमेंट भी आ सकता है कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन प्रोग्राम का जो उद्देश्य था कि कब तक भारत में से टीबी का उन्मूलन कर देना है, वो किस वर्ष को सेट किया गया था? 2025 तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। NTEP इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड अंडर द एजेंसी ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन विद रिसोर्सेज शेयरिंग बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। यानी कि ये जो प्रोग्राम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, केंद्र सरकार इसको स्पॉन्सर करती है, एंड इम्प्लीमेंट जो इसको किया गया है, इम्प्लीमेंटेड अंडर द एजेंसी ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन with resources sharing between states and central governments। यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इस एजेंसी, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया, कार्यकारी बनाया गया, और इसमें वो रिसोर्सेज शामिल किए गए जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का शेयर है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ये किस तरीके की स्कीम है। सो ये जो है आपका यहाँ पर NTEP, ये पहली बात तो 2025 तक इरेडिकेशन है। दूसरी चीज, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन द डेली डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स एंड कीमोथेरेपी स्ट्रेटजी। ये जो ट्रीटमेंट है इस प्रोग्राम के तहत, यहाँ पर ये एक डेली डॉट्स प्रोग्राम है। डेली डॉट्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, रेगुलर पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, इस प्रोग्राम के तहत विद शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी स्ट्रेटजी के थ्रू। एंड द डॉट्स स्ट्रेटजी एंश्योर दैट इन्फेक्शियस टीबी पेशेंट आर डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड इफेक्टिवली टिल क्योर। इसके तहत क्या होता है, जो डॉट्स स्ट्रेटजी है कि पेशेंट को रेगुलरली ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, देखा जाता है कितना क्योर हो रहा है, जब तक कि वो क्योर ना हो जाए, है ना। एंड बाय एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी टू फुल कोर्स ऑफ ड्रग्स एंड द सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस टू द ट्रीटमेंट, राइट, या पेशेंट कंपाइलेशन टू ट्रीटमेंट्स, यानी कि प्रॉपर पेशेंट्स की देखभाल की जाती है, प्रॉपर फुल टाइम के लिए उनको दवा दी जाती है जब तक कि उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट ना हो जाए, वो क्योर ना हो जाए। रेगुलर और डायरेक्टली उनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं डॉक्टर्स इस प्रोग्राम के तहत। भारत सरकार की स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उन रिसोर्सेज का यूज किया जाता है जहां पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के यहाँ पर शामिल हैं। आगे देख लेते हैं। The program provides various free of cost and quality tuberculosis diagnosis and treatment service across country। इस प्रोग्राम के तहत ये जो प्रोग्राम है कई अलग अलग प्रकार के फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सर्विस ये देश में देता है। दूसरी चीज,
NIKSHAY पोर्टल, ये क्या है? NIKSHY पोर्टल है, NIEND क्षय है ना, यानी कि टीबी इज द वेब एनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये पोर्टल चलाया था NI, ये ध्यान रखना है कि अगर आ जाए NIKSHAY, ये जो पोर्टल है ये किससे रिलेटेड पोर्टल है? सो ये जो पोर्टल है ये ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स के लिए चलाया गया था फॉर टीबी कंट्रोल अंडर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस नेशनल प्रोग्राम के तहत, राइट। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार पोर्टल्स के बारे में भी पूछ लेता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं CDSCO के बारे में। ये क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में जब कोई भी दवा आती है, लॉन्च की जाती है, फाइनल स्टेज में होती है, तो इसकी परमिशन चाहिए होती है। देख लेते हैं क्या है। इट इज़ अ नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि एक राष्ट्रीय स्तर की नियामक बॉडी है, अथॉरिटी है ऑफ इंडिया फॉर द मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री अंडर द प्रोविजंस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स। ये आपको ध्यान रखना है। और केवल दवाएं ही नहीं, कॉस्मेटिक रूल्स मतलब कि जो मेकअप का सामान होता है ना, क्योंकि हम स्किन पे उसको यूज करते हैं प्रॉपर, राइट, वो भी कॉस्मेटिक्स जो होता है वो भी इसके अंतर्गत परमिशन के थ्रू ही आता है। अगर आप कोई कॉस्मेटिक खरीद रहे हैं, आप उस पर जब डायरेक्शंस देखेंगे, कंपोजिशंस देखेंगे, उसकी परमिशन देखेंगे, किस अथॉरिटी के थ्रू है, किस एक्ट के थ्रू परमिट किया गया है, तो वो सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्योंकि देखो वहां पर सब साफ साफ लिखा है, अगर आप बिना पढ़े ले रहे हो तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप गलत प्रोडक्ट लेते हो, आपको कोई नुकसान करती है चीज़, तो है ना। एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये जो होता है CDSCO, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। एंड ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ CDSCO। जो CDSCO होता है, इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है DCGI मतलब DCGI होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, राइट, ये इसका हेड होता है। इससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट BPALM रेजिम। दो स्टेटमेंट है, क्या करना है? सही आंसर का चुनाव करना है। फर्स्ट क्या है? इट इज अ न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अंडर इट्स नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा हमारा C। एक और दो दोनों सही है, राइट। ओके, सो आगे देख लेते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है अग्नि 4 मिसाइल से रिलेटेड। अगेन इंडिया टुडे की ये न्यूज है, डिफेंस सिक्योरिटी का ये सवाल है हमारा। देख लेते हैं क्या है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन ओडिशा, यानी कि जो अग्नि 4 है, एक चीज यहां से पता चली आपको, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, राइट। दूसरी चीज, कहां से इसको लॉन्च किया गया? टेस्ट फायर्ड इन ओडिशा। आगे देख लेते हैं। लॉन्च सक्सेसफुली वैलिडेटेड ऑल ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स। इट वॉज कंडक्टेड अंडर द एजेंसी ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंतर्गत इसको कंडक्ट किया गया था। ये जो टेस्ट हुआ है अ पार्ट ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, और ये भारत के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का पार्ट था, राइट। आगे देख लेते हैं इसका संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो जान लेते हैं यहाँ पर कि इसका संदर्भ क्या है। सो देखते हैं। Recently, India has completed a successfully test fire of अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को अभी अभी सफलतापूर्वक इसका टेस्ट किया है ना। आगे देख लेते हैं अग्नि 4 मिसाइल के बारे में। सो इट इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ये एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। बहुत बार रेंज पूछी जाती है जब किसी मिसाइल के बारे में पूछा जाता है किस तरीके की मिसाइल है, सो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड द लॉन्च ऑफ दिस अग्नि 4 was carried out from the इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन ओडिशाज चांदीपुर, यानी कि ये जो लॉन्च हुआ है अग्नि 4 का, ये कहाँ से हुआ है? ये ओडिशा के चांदीपुर से हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी बात, द लॉन्च सक्सेसफुली वैलिडेटेड ऑल ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स, यहाँ पर सभी ऑपरेशनल और तकनीक पैरामीटर्स को इसमें सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इट वॉज कंडक्टेड अंडर द एजेंसी ऑफ स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स, जो कि अ पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स कमांड है, ये किसका पार्ट है? NCA न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का पार्ट है, जिसके तहत इसको कंडक्ट किया गया है,
इसको लॉन्च किया गया है। आगे देख लेते हैं, इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सो जो अग्नि 4 मिसाइल है, इट कैन हिट एज फार एज 4000 किलोमीटर्स, लगभग ये 4000 किलोमीटर तक हिट कर सकती है। एंड द 20 मीटर लॉन्ग मिसाइल कैन कैरी अ पेलोड ऑफ 1000 kilograms and can be fired from the road mobile launchers, राइट, यानी कि रोड मोबाइल लॉन्चर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। दूसरी चीज, ये 20 मीटर तक मिसाइल, 20 मीटर लंबी मिसाइल है जो कि लगभग 1000 किलोग्राम पेलोड्स को लेकर के जा सकती है ना। एंड इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। दूसरी बात, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है ये, एंड इट इज अ मोबाइल एंड 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल, यानी कि ये मोबाइल है, राइट। इट इज अ मोबाइल यानी कि चलती फिरती कहीं से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसमें 2 स्टेज हैं, एक स्टेज है इसकी सॉलिड की और दूसरी है फ्यूल, यानी कि इसमें जो फ्यूल होता है, जो प्रोपेलेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर पेलोड्स होते हैं, वो एक सॉलिड होता है, एक होता है फ्यूल, लिक्विड होता है, राइट। एंड द अग्नि मिसाइल आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो मिसाइल है किसके द्वारा डेवलप की गई है, एंड डेवलप्ड बाय DRDO, राइट, डेवलप्ड बाय DRDO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए चांदीपुर के बारे में, ओडिशा के बारे में। चांदीपुर कहाँ पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। ये देखो, ये है चांदीपुर की लोकेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये चांदीपुर की लोकेशन है, ये है कोंकण, यहाँ पर है पुरी, और ये पर है आपका गोपालपुर ऑन सी। सो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेनी है, ताकि अगर कभी लोकेशन पूछ ले आपसे तो वो भी आप जान लो। वेस्ट बंगाल के थोड़ा ही नीचे पड़ता है चांदीपुर, ठीक है। सो ध्यान से आप लोग मैप देख लीजिए, उधर वेस्ट बंगाल से उड़ीसा का बॉर्डर लगता है, झारखंड से लगता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल से लगता है उड़ीसा का बॉर्डर, झारखंड से लगता है, इधर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से लगता है, राइट। यहाँ पर, यहाँ आप देखेंगे तो ये ओडिशा से लगता है। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये है आपकी अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल, ये है अग्नि 4 मिसाइल, है ना, अग्नि 4 मिसाइल है ये, क्लियर। आगे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, अभी हमने देखा था कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के बारे में, राइट, जो कि NCA न्यूक्लियर कमांड फोर्स का यहाँ पर हिस्सा, अथॉरिटी का हिस्सा है, जान लेते हैं। It is sometimes called Strategic Nuclear Command and forms part of India's Nuclear Command Authority, यानी कि जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है, NCA होती है, उसका ये हिस्सा है, which is responsible for command and control decision regarding the India's nuclear weapon program। ये भारत के जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स हैं उनके लिए जिम्मेदार होती है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए अभी चर्चा में है। एंड SFC Strategic Force Command is responsible for management and the administration of the country's tactical and strategic nuclear weapon, right? दूसरी चीज, it was created on January 4, 2003। जो SFC है, SFC created in 2003 4 जनवरी। ये चीज़ें भी कुछ ऐसी होती है जो एग्जाम से में पूछ ली जाती है। देखो, यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है, जरूरी नहीं है जो चीज़ न्यूज में वही पूछ लो, उससे रिलेटेड चीज़ भी पूछ सकता है। उसको लगता है कि सबका ध्यान यहाँ पर है, वो अपना ट्रेंड चेंज कर देता है। फिर जब हम एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यूपीएससी ने अपना ट्रेंड ही चेंज कर दिया है, जबकि हमको तो दोनों ट्रेंड्स को फॉलो करना है। जो न्यूज़ में वो भी देखना है और जो नहीं है वो भी देखना है ना, उसके साइड की चीज़ें भी देखनी होती हैं। इसी को बोलते हैं डायमेंशंस को क्लियर करना, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूज क्या है वो जान लेते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अग्नि 4 मिसाइल। अग्नि 4 मिसाइल के बारे में जान लेते हैं एंड चूज द करेक्ट आंसर। क्या करना है, करेक्ट आंसर का चुनाव करना है। 3 स्टेटमेंट हैं, देख लेते हैं। इट इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, बिल्कुल सही है। The launch of this Agni 4 carried out from the integrated test range in Odisha's Chandipur, बिल्कुल सही। It can hit as far as 4000 किलोमीटर। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर होगा सी आंसर होगा हमारा यहाँ पर, बिल्कुल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो है हीलियम से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है ये, हीलियम से रिलेटेड, है ना। देख लेते हैं इसको कि हीलियम चर्चा में क्यों है। सो द हिंदू की न्यूज है, what is helium and why it is used in rocket। हीलियम क्या है और इसको रॉकेट्स में यूज क्यों किया जाता है। इससे क्या बात पता चली कि अभी जो चर्चा में है हीलियम, ये शायद इसका रॉकेट से कोई रिलेशन यहाँ पर है और इसका प्रयोग रॉकेट्स में भी किया जाता है, ये बात तो पक्का है ना। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर पास्ट मिशंस हैव बीन अफेक्टेड बाय द
पेस्की हीलियम लीक्स इंक्लूड्स इसरो चंद्रयान-2, यानी कि पिछले भी कई सारे मिशन ऐसे थे जिनमें हीलियम लीक हुआ था, जिनमें से एक चंद्रयान-2 जो कि इसरो का मिशन था ये भी शामिल था, इसमें भी हीलियम लीक हुआ था और इसके कुछ फिर हानि भी देखने को हमें मिली। आगे देख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों है, पहले हम ये जान लेते हैं। सो रिसेंटली 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स, अभी क्या है, नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स एंड अब्रोड बीइंग Boeing's Starliner will stay on the International Space Station for months because of the faulty propulsion system whose problem includes helium leaks. अभी क्या है, नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स जो कि बोइंग के स्टारलाइनर पर लगभग 1 महीने तक रहेंगे। कहाँ पर? ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। आपको पता है सुनीता विलियम्स भी इसी चर्चा को लेकर के न्यूज़ में है। सो यही वो न्यूज़ है कि क्यों वो स्टारलाइनर पे है ना वो भी। सो बिकॉज ऑफ द फॉल्टी प्रोपल्सन सिस्टम, क्योंकि उसका जो प्रोपल्सन सिस्टम है, जो प्रणोदक सिस्टम है वो फॉल्टी है, उसमें कुछ गलत हो गया है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हीलियम लीक हो रहा है, राइट। इस वजह से वो लोग वापस अभी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं और वो जहाँ पर फंसे हुए हैं वो है स्टारलाइनर और वो किसका है, बोइंग का है। कहाँ पर है? ISS में है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। ये चीज़ तीनों ध्यान रखनी है आपको, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये है आपका स्टारलाइनर, इसी में फंसे हुए हैं वो लोग, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए ये है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसी में आपका स्टारलाइनर है जिसमें वो लोग फंसे हुए हैं। ये पूरा पृथ्वी की परिक्रमा करता है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम हीलियम के बारे में जान लेते हैं कि हीलियम क्या है। सो इट इज एन इनर्ट गैस एंड डजंट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस और कंबस्ट। ये एक ऐसी इनर्ट गैस है, यानी कि इनएक्टिव गैस है, अक्रिय गैस है, जो किसी दूसरे तत्व के साथ, सब्सटेंस के साथ क्रिया नहीं करती है। दूसरी बात, इट्स एटॉमिक नंबर इज 2। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, वो है 2, राइट। इसका परमाणु नंबर 2 है। मेक इट द सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट आफ्टर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद ये दूसरा सबसे हल्का तत्व है। दूसरी बात, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार सिर्फ यही पूछ लिया जाता है। हीलियम ऑल्सो हैज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हीलियम का, बहुत ही ज्यादा लो होता है, बहुत कम होता है। मान करके चलिए लगभग -268.9 डिग्री सेल्सियस एंड अलाउइंग इट टू रिमेन अ गैस इवन इन सुपर कोल्ड एनवायरमेंट, राइट। दूसरी बात, ये जो होती है अलाउ इट रिमेन गैस, इसको रखने के लिए बहुत ही ठंडा वातावरण चाहिए होता है। एंड द गैस इज नॉन टॉक्सिक, जहरीली गैस नहीं है, बट कैन नॉट बी ब्रीथ ऑन इट्स ओन। लेकिन जब ये जहाँ पर होती है तो यहाँ पर सांस नहीं ली जा सकती, बिकॉज इट्स डिस्प्लेस द ऑक्सीजन ह्यूमंस नीड्स फॉर द रेस्पिरेशन। क्योंकि ये क्या करती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर देती है जो हीलियम, यानी कि जहरीली गैस नहीं है हीलियम। अगर कहीं पर लीक हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सांस नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन इसलिए सांस नहीं ले पाते हैं कि हीलियम ऑक्सीजन को रिप्लेस करती है, डिस्प्लेस कर देती है ना, जो कि मनुष्य के लिए सांस लेने के लिए हमें जरूरी होता है, वही यहाँ पर ये डिस्प्लेस कर देती है, इसलिए इस समय पर सांस नहीं ले जाती जहाँ पर हीलियम होती है। आगे देख लेते हैं कि हाउ इट यूज्ड इन रॉकेट्स। रॉकेट्स में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। सो हीलियम यूज्ड टू प्रेशराइज्ड फ्यूल टैंक्स। ये जो हीलियम होती है इसका प्रयोग किया जाता है फ्यूल टैंक्स को प्रेशराइज्ड करने के लिए, इनको दाबित करने के लिए, ensuring fuel flow to the rocket's engine without interruption and for cooling system। और इससे ये इंश्योर होता है कि जो फ्यूल है वो रॉकेट के इंजन में विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी अवरोध के जा सकता है, और कूलिंग सिस्टम के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। एज ए फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर आर बर्न इन द रॉकेट्स इंजन, हीलियम fills the resulting empty space in the tanks, maintaining the overall pressure inside, right। and because it is non reactive, ये गैस जो है वो नॉन रिएक्टिव है, अक्रिय गैस है ना, ये अक्रिय गैस है, राइट। अक्रिय गैस है, नॉन रिएक्टिव है। दूसरी चीज, इट कैन सेफली मिंगल विद टैंक्स रिड्यूडल कॉन्टैक्ट्स, राइट। आगे देख लेते हैं। अब हम जानते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था इनर्ट गैस के बारे में, देख लेते हैं कि इनर्ट गैस क्या होती है। सो दीज आर गैसेज विच आर केमिकली इनएक्टिव, जो कि रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। जो गैसेज रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, जो गैसेज रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं,
है ना, गैस दो प्रकार की होती है ना, एक्टिव इनएक्टिव, अक्रिय सक्रिय, उनको बोला जाता है इनर्ट गैस. सो विल नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शंस विद मैनी मिनरल्स मटेरियल्स. इसके द्वारा क्या होता है, ये गैसें केमिकल रिएक्शंस में नहीं जाती हैं, कोई भी रासायनिक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता है. एंड इनर्ट गैसेज आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पस. इस तरीके की जो अक्रिय गैसेज होती है वो कई तरीके के उद्देश्य के लिए यूज की जाती हैं. इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारे उद्योगों में यूज की जाती हैं. अगर हम उदाहरण लेते हैं तो वेल्डिंग करने में इनका प्रयोग किया जाता है, केमिकल प्रोसेसिंग में इनका प्रयोग किया जाता है, और जो फिलर गैसेज इन लाइट सोर्सेज में इनका, यानी कि जैसे कि आपकी एलईडी होती है, जो बल्ब जलता है, आपकी एलईडी होती है, उसमें क्या भरा होता है ना, जो लाइट सोर्स होते हैं उनमें भी ये गैस प्रयोग की जाती है, जो अक्रिय गैस होती है, जो इनर्ट गैस होती है, राइट. और ये हाइड्रोजन के बाद सेकंड लाइटेस्ट गैस है. इसका जो परमाणु क्रमांक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेकंड है. हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सेकंड, राइट. सेकंड इसका हीलियम एटॉमिक नंबर है. इससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हीलियम. So it is an inert gas and does not react with other substances or compacts. बिल्कुल सही बात है. सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 2. बिल्कुल, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, मेकिंग इट द सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट आफ्टर हाइड्रोजन. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों सही स्टेटमेंट हैं. थर्ड क्या कह रहा है, द गैस इज नॉन टॉक्सिक बट कैन नॉट बी ब्रीथ ऑन इट्स ओन. बिल्कुल, ये नॉन टॉक्सिक होती है लेकिन इसमें सांस नहीं ली जा सकती. दोनों स्टेटमेंट हमारे तीनों सही है. क्या करना था, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं. सो पहला भी ठीक है, दूसरा तीसरा कौन सा, ऑल 3 स्टेटमेंट सही है. आंसर क्या होगा, सी. आंसर होगा सी, राइट. आगे अपनी अगली न्यूज देख लेते हैं. सो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है, हमारी जो अगली न्यूज है वो है बरखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स. बरखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है ना. आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर. सो इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज है. क्या न्यूज है, ऑयल रिच यूएई कंप्लीट्स अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट्स. यानी कि जो यूएई है पूरा, ये पूरा आपको पता है ऑयल रिच है, और इसने अभी क्या करा है, पूरे अरब वर्ल्ड ने क्या किया है, पहला अरब का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कंप्लीट किया है, इसलिए ये न्यूज में है. इसका नाम है बरखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, राइट. अकॉर्डिंग टू ENEC, द 4 reactor plant will provide 25% of the electricity required by the hot desert Gulf states where air conditioning is widespread, approximately equivalent to New Zealand's एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन. यानी कि जो न्यूजीलैंड का वार्षिक इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसका 25% ये पैदा करेगा, राइट. आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर. ये है बरखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, राइट. अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, बरखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के बारे में. सो इट इज सिचुएटेड इन अल दफरा विद इन द एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी एंड यूएई. कहाँ पर पड़ता है, यूएई में, ऑन द अरेबियन गल्फ. और ये अरेबियन गल्फ पर बनाया है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, राइट. अरेबियन गल्फ पर बनाया है. ज्योग्राफी में भी काम आएगा ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे टॉपिक मैंने अभी जो डिस्कस किए ना, इसीलिए मैंने मैपिंग भी डिस्कस की आपके साथ, आपका ज्योग्राफी में भी काम आएगा. अबाउट 53 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी रोवेस, राइट. एंड इट इज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इन द अरब वर्ल्ड. और ये अरब वर्ल्ड का, अरब का ये पहला न्यूक्लियर प्लांट है. दूसरी चीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट कमेंट ऑन जुलाई 2012. 2012 में ये जो प्लांट है इसको बनाने की नींव रखी गई थी. एंड इट स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 2020. और इसने अपने ऑपरेशंस 2020 से शुरू कर दिए थे. व्हेन द फर्स्ट ऑफ इट्स 4 रिएक्टर्स वेंट इनटू द सर्विस. जब इसके 4 रिएक्टर्स इसमें हैं और चारों रिएक्टर्स इसके सर्विस में गए, राइट. आगे देख लेते हैं. द प्लांट कंसिस्ट ऑफ 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स. ये हमने देखा, इसमें 4 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होते हैं. एंड विच वंस फुली ऑपरेशनल विल प्रिवेंट द रिलीज ऑफ अप टू 20 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन एवरी ईयर. एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अप टू 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ऑफ द यूएई. यानी कि यूएई की जो आवश्यकता है उसका लगभग 25% यहाँ से पूरी हो जाएगी. ये जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बरखा, ये आपका प्रोड्यूस करेगा नियरली द इक्विवेलेंट, जो कि लगभग मान करके चलिए न्यूजीलैंड का वार्षिक कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का 25%. इतना ये अकेला बरखा न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट जो है ये प्रोड्यूस करेगा एनर्जी. क्लियर. एंड द स्टेशन विल पावर
companies including the Abu Dhabi National Oil Company, one of the world biggest oil producers, एंड एमिरेट्स स्टील, एमिरेट्स ग्लोबल अल्युमिनियम. सो इसमें कई सारी कंपनी है जो इसमें शामिल हैं. आगे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में देख लें. न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? सो न्यूक्लियर एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एक ऊर्जा का ऐसा फॉर्म होता है, ऐसा रूप होता है, रिलीज्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के द्वारा रिलीज होती है. द कोर ऑफ एटम्स, जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, उनके कोर से न्यूक्लियस के द्वारा ये एनर्जी रिलीज होती है. मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर के बनी होती है ना. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो आविष्कारक हैं वो कौन है. कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी. बहुत ही फेमस हैं और इस चीज को आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 8th या 9th से पढ़ते आते हो, है ना. आगे देख लेते हैं. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 2 वे, यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ये 2 तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है. कैसे? फर्स्ट होता है फिजन. इसमें क्या होता है? व्हेन न्यूक्लियस ऑफ एटम्स स्प्लिट इनटू सेवरल पार्ट्स, यानी कि जब आपके जो न्यूक्लियस होते हैं, जो अणु होते हैं, वो जब एक से ज्यादा पार्ट्स में बिखर जाते हैं तो उसको बोलते हैं फिजन, यानी कि विखंडन. इसको बोला जाता है सेवरल पार्ट्स. कौन से? एक होता है फिजन, राइट, ये होता है विखंडन, और दूसरा होता है फ्यूजन. ये क्या होता है? व्हेन न्यूक्लाई फ्यूज टुगेदर, यानी कि यहां पर होता है विखंडन जब एक से ज्यादा पार्ट्स में बिखरते हैं. और ये क्या होता है? ये होता है आपका संलयन, जब 2 अणु आपस में जुड़ते हैं. क्लियर? आप यहां पर देखिए, क्लियर है ये चीज. अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बरखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट. बरखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है. देख लेते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है. फर्स्ट कह रहा है इट इज सिचुएटेड इन अल दफरा विद इन एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी यूएई ऑन द अरेबियन गल्फ अबाउट 53 किलोमीटर्स वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ सिटी ऑफ रोबेस. एंड दूसरा स्टेटमेंट है इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अप टू 25% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ऑफ द यूएई and nearly the equivalent of New Zealand's annual consumption. ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है, यानी कि ये लगभग यूएई की जो आवश्यकता है इलेक्ट्रिसिटी की उसका 25% प्रोड्यूस करेगा, जो कि न्यूजीलैंड की वार्षिक इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है. ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सो कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं. आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी. हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है व्हाट इज बेपी कोलंबो. बेपी कोलंबो क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड ये आपकी न्यूज है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी. सो देख लेते हैं. इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है. एक्सप्लेन क्या किया गया है? द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट क्लियर इमेज ऑफ मरकरी साउथ पोल. इसका मतलब क्या हुआ? जो बेपी कोलंबो है ये कहाँ गया है? ये मरकरी पर गया है, और मरकरी के साउथ पोल पर, क्योंकि इसने मरकरी के बुध के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव की इमेज प्रदान की है, इसलिए ये बेपी कोलंबो अभी चर्चा में है. मुझे अभी भी याद है मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो भी बनाया था बेपी कोलंबो पर. आप जा करके देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से भी मिल सकती है. बट यहाँ अब हम पूरा क्लियर करेंगे. बेपी कोलंबो है क्या? सो बेपी कोलंबो इज ए जॉइंट यूरोपियन जापानीज मिशन है, यानी कि ईएसए और जैक्सा का ये एक जॉइंट वेंचर है. कंप्लीटेड इट्स लेटेस्ट फ्लाई बाय मरकरी एंड स्टैंडिंग बैक to the sneak peek of Crater's planet, it will begin to orbit in 2016, यानी कि 2026 में ये अपनी ऑर्बिट करना शुरू करेगा. ठीक है, आगे देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी चर्चा में क्यों है. रिसेंटली क्या हुआ है, जो बेपी कोलंबो है स्पेसक्राफ्ट है, गेव साइंटिस्ट देयर फर्स्ट क्लियर व्यू ऑफ मरकरी साउथ पोल. इसने मरकरी के बुध के साउथ पोल की क्लियर इमेज वैज्ञानिकों को दी है. इसका मतलब ये उसके नजदीक पहुंच चुका है. जो बेपी कोलंबो है ना, ये है, ये आपका मरकरी है, राइट. साउथ पोल की इमेज मरकरी की दी है बेपी कोलंबो ने. ये साउथ पोल है, इसी की यही इमेज दी है. आगे देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से अपनी ऑर्बिट शुरू करेगा बेपी कोलंबो बुध की. क्लियर. आगे यहाँ पर देखते हैं बेपी कोलंबो के बारे में. ये है क्या स्पेसक्राफ्ट? सो इट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए एंड जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन जैक्सा मिशन टू मरकरी. मरकरी के लिए ये एक मिशन था जो था जिसका नाम है बेपी कोलंबो. क्लियर. एंड द मिशन वाज नेम्ड आफ्टर गिउस बेपी कोलंबो, एन इटालियन मैथमेटिशियन एंड इंजीनियर हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मरकरीज ऑर्बिट. राइट, जिनको मरकरी के
ऑर्बिट की अंडरस्टैंडिंग थी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है बेपी कोलंबो। दो साइंटिस्ट हैं, एक मैथमेटिशियन है, एक इंजीनियर है, क्लियर। एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2018, ये 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था। अभी ये पहुंच चुका है बुध के साउथ पोल के नज़दीक। इसने वहां से अपना जो इमेज है साउथ पोल की, बुध के दक्षिणी ध्रुव की, उसकी इमेज वैज्ञानिकों को भेजी है, उसी को लेकर के चर्चा में है। ये ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जेक्सा जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का जॉइंट वेंचर है, दोनों ने मिलाकर इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, भेजा था। एंड इट वाज लॉन्च, कब लॉन्च हुआ था? 20 अक्टूबर 2018 को। एंड इट इज एन एम्बिशियस एंड कॉम्प्लेक्स मिशन डिजाइन टू स्टडी मरकरी सरफेस। ये जो मिशन था बेपी कोलंबो, ये बुध के सरफेस को, सतह की स्टडी के लिए बनाया गया था। एंड इसके कंपोजिशन के, बुध किन किन तत्वों से, किन किन घटकों से मिलकर के बना है, उसकी संरचना कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है मरकरी का, बुध का, उसकी समझ के लिए भेजा गया था। एंड इट्स इंट्रैक्शन विद द सोलर एनवायरनमेंट, और वहाँ के सोलर एनवायरनमेंट के साथ भी इसका इंट्रैक्शन हो, इसलिए ये मिशन जो था वो भेजा गया था, राइट। आगे देख लेते हैं। सो द बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, कौन से? एक है मरकरी प्लेनेटरी ऑर्बिट, एमपीओ शॉर्ट में बोला जाता है। इसका क्या काम है? MPO इज प्राइमरली प्रोवाइडेड बाय ESA, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग एंड स्टडिंग मरकरी सरफेस। और जो MPAO है, ये मरकरी के सरफेस को स्टडी करेगा, एज वेल एज इट्स कंपोजिशंस एंड टोपोग्राफी, और मरकरी के कंपोजिशंस को, उसकी संरचना को, उसकी स्थलाकृतियों को, है ना, टोपोग्राफी को, इनको ये क्या करेगा? इनकी स्टडी करेगा, राइट, इनकी स्टडी करेगा। दूसरी चीज ये ESA ने भेजा है, जो है मरकरी प्लेनेटरी ऑर्बिट। दूसरा है मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिट, MMO। MP और MMO में डिफरेंस है, MPO ESA का है, MMO है जेक्सा का। सो देख लेते हैं। MMO इज प्रोवाइडेड बाय जेक्सा, ये जेक्सा ने प्रोवाइड किया है, और इसका फोकस क्या रहने वाला है? फोकस ऑन स्टडिंग मरकरीज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटोस्फेयर। मरकरी के जो मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा वो MMO करेगा। मरकरी के कंपोजिशन, सरफेस एंड इंटरेक्शन विद सोलर एनवायरनमेंट से इसकी स्टडी कौन करेगा? ये करेगा MPO, जो कि ESA का एक कंपोनेंट्स है, राइट। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, इसके कुछ उद्देश्य देख लेते हैं, क्या उद्देश्य हैं? इन्वेस्टिंग मरकरी सरफेस एंड कंपोजिशन टू बेटर अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस। इससे क्या होगा? मरकरी की सतह की जब इन्वेस्टिगेशन होगी, स्टडी होगी, संरचना की एक समझ होगी, अध्ययन होगा, तो इससे जो हमारा जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, उसकी फॉर्मेशन कैसी हुई, उसकी प्रक्रिया क्या थी, इसको समझने में मदद मिलेगी, क्लियर। अलग अलग ग्रहों की जब यहाँ पर अध्ययन होगा। स्टडिंग मरकरीज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटोस्फेयर टू गेन द इंसाइट इनटू इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इंटरेक्ट विद सोलर विंड्स। दूसरी चीज, मरकरी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अध्ययन करने के लिए और मैग्नेटोस्फेयर का अध्ययन करने के लिए ये इंसाइट देगा, और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी, यहाँ से सोलर विंड के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी पता चलेगा, समझ बढ़ेगी, क्लियर। मेजरिंग मरकरीज एक्सोस्फेयर अ थिन एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एक्सोस्फेयर होता है इसका मापन करेगा। ये क्या होता है? ये एक थिन वातावरण होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स कंपोजिशंस एंड डायनेमिक्स, राइट। conducting experiments to test certain principles of general relative and improve our understanding of gravity, और इससे ग्रेविटी की समझ होगी यहाँ पर। अब हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, चूंकि ESA और जेक्सा इन्होंने मिलकर के करा है ना, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा यूरोप का मैपिंग कर लेते हैं। देखो ये पोलैंड है, कई बार इनके देश पूछ लेता है कि किसकी सीमा किस देश से लगी है। पोलैंड है, पोलैंड की सीमा यहाँ पर यूक्रेन से लगी है, बेलारूस से लगी है, लिथुआनिया से लगी है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इससे से लगी है, बाल्टिक सी है, इधर है जर्मनी आपका, यहाँ पर स्लोवाकिया है, क्लियर। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका यहाँ पर चेक रिपब्लिक, राइट, ये है चेक रिपब्लिक से लगी है। ऐसे ही आप फ्रांस देख सकते हैं, फ्रांस की सीमा इटली से लगी है, स्विट्जरलैंड से लगी है, यहाँ पर जर्मनी से लगी है, यहाँ पर ब्रुसेल से लगी है फ्रांस की सीमा, और इधर पर आप देखेंगे स्पेन से लगी है। इसके यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से लगी है, राइट। देखो मनाको यहाँ पर एक शहर है, देश है मनाको, बहुत ही सुंदर देश है, आइलैंड कंट्री है, बहुत सुंदर है ना, और टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट।
इसमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। कौन सा स्टेटमेंट गलत है हम वो यहाँ देख लेते हैं। इट इज़ द जॉइंट नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्या ये नासा और जेक्सा का जॉइंट वेंचर है? नो, ये ESA प्लस जेक्सा यानी कि JAXA का जॉइंट वेंचर है, ना कि नासा का। आगे देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट हो गया गलत। इट इज एन एम्बिशियस एंड कॉम्प्लेक्स मिशन डिजाइन टू स्टडी मरकरी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरेक्शन विद द सोलर एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट कौन सा सही है हमारा? 2, आंसर होगा बी, आंसर होगा हमारा बी। अब देखो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया, जो मरकरी का सरफेस है ये इसका अध्ययन कौन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन कौन करेगा, जापान की और USA की, दोनों की अपनी इनकी एजेंसीज का जो रोल है वो क्या है इसमें। ठीक है, आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं पर खत्म होती है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से क्लास करिएगा, रिवीजन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल क्लास है आपके प्रीलिम्स 2025 के लिए। अच्छे से करिए, सिलेबस देखिए, मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, उसी के बाद आपको बेनिफिट हो पाएगा इन क्लासेस का, जब आपको एक समझ होगी। क्लियर है? थैंक यू सो मच।